जॉम्बी के कहर से तबाह दुनिया में इंसानी सभ्यता लगातार मरे हुए लोगों की भीड़ के बोझ तले ढह गई है। शहर खंडहर, वीरान और कब्जे में है। जंगल के अंदर मार्को नाम का एक लड़का बचपन से ही अपने पिता के साथ अकेले रहता है, बाहर की अफरा तफरी से दूर। उसके पिता, एक गंभीर और शांत स्वभाव के आदमी, मार्को को एक पिस्तौल देते हैं और उसे जिंदा रहना सिखाने पर जोर देते हैं। लेकिन मार्को अभी भी बहुत छोटा है, उसमें बंदूक आन चलाने की ताकत नहीं है। जब यह उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिरती है तो वह चिंता भरी नजरों से अपने पिता को देखता है। उसके पिता कुछ नहीं कहते, हालांकि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। उनके रिश्ते में दूरी है। वह आदमी ज्यादा अपनापन नहीं दिखाता, मार्को के विकास के लिए कोई गर्व या चिंता नहीं दिखाता। इस ठंडी बेपरवाही से लड़का अकेला और गायब महसूस करता है। फिर भी उसके पिता एक बात पर अड़े हैं, जंगल के बाहर की दुनिया भरोसे के लिए बहुत खतरनाक है। जब तक मार्को यह साबित नहीं कर देता कि वह अपना बचाव कर सकता है, उसे उनके छिपे हुए ठिकाने से दूर जाने से मना किया जाता है। लेकिन मार्को की जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही है। जब भी वह पास की नदी से पानी लाता है तो वह एक पेड़ पर एक छोटा सा निशान बनाता है, धीरे धीरे ब्रेड क्रम्स का एक निशान बनाता है जो अनजान जगह में और आगे तक जाता है। ऐसे ही एक बार बाहर निकलते समय उसे पेड़ों के बीच एक खाली आरवी दिखती है। सावधानी से वह खिड़की से झांकता है, फिर अंदर चढ़ जाता है। जैसे ही वह धूल भरे अंदर देखता है, उसे एक शेल्फ पर रखा एक खिलौना मिलता है। जैसे ही वह उसे देख रहा होता है, एक परछाई हिलती है, एक आकृति दिखाई देती है। चौंक कर मार्को एक कोने में सिमट जाता है। उसका दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वह आकृति हमला नहीं करती। इसके बजाय वह शांति दिखाने के लिए खिलौना आगे बढ़ाती है। मार्को को पता चलता है कि यह उसकी उम्र का कोई और लड़का है। अजनबी की दया मार्को के डर को चीर देती है। धीरे धीरे वह अपने हेडफोन निकालता है और लड़के को एक हेडफोन देता है। अपना म्यूजिक शेयर करता है। उस शांत पल में एक रिश्ता शुरू होता है। दो अकेले लोगों को ऐसी दोस्ती मिलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मार्को जानता है कि उसे यह मुलाकात सीक्रेट रखनी होगी। वह खिलौना छिपा देता है जो इस मुलाकात का उसका अकेला सबूत है, और कैंप वापस भागता है, हाथ में पानी की बोतल, आंखों में एक नई रोशनी। लेकिन इस बार मार्को बहुत देर से गया हुआ था। जब वह आखिरकार लौटता है तो उसके पिता गुस्से में होते हैं। वह इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि मार्को ने जो शाहबलूत इकट्ठा किए थे वे गिर जाते हैं। वे कंचों की तरह फर्श पर बिखर जाते हैं। ये मानकर कि मार्को को खाना ढूंढते समय बस समय का ध्यान नहीं रहा, उसके पिता इस बात को छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तब से मार्को आरवी में ज्यादा बार जाने लगता है। उसे पता चलता है कि मीको वहां अपनी मां के साथ रहता है, जो प्यार और स्नेह से भरी एक औरत है, जो मार्को के ठंडे, दूर रहने वाले पिता से बिल्कुल अलग है। वह मीको को गले लगाकर नरम शब्दों और हल्की मुस्कान के साथ स्वागत करती है। जो कुछ वह देखता है उससे प्रेरित होकर मार्को उस स्नेह की नकल करने की कोशिश करता है। वह हिचकिचाते हुए अपने पिता को गले लगाने की एक अजीब कोशिश में अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटता है, लेकिन उसके पिता उसे दूर धकेल देते हैं। बाद में मार्को को दो किताबों के बीच एक पुरानी फोटो दिखती है जिसमें एक औरत का चेहरा है जिसे वह पहचान नहीं पाता। दिल जोर से धड़कता है। वह अपने पिता से पूछता है कि वह कौन है। उसके पिता अकड़ जाते हैं, फिर बुदबुदाते हैं, सो जाओ। एक समय था जब उसके पिता ने उसे एक कहानी की किताब दी थी। उसमें एक परी जंगल छोड़कर स्टोन वैली नाम की एक दूर की जगह पर जाती है। वह कहानी मार्को का सहारा बन जाती है। उसे लगने लगता है कि फोटो में जो औरत है, यानी उसकी माँ, वह परी जैसी ही है, कि अगर वह स्टोन वैली पहुंच जाए तो वह उसे इंतजार करते हुए मिलेगी। एक दिन अपने पिता के साथ शिकार करते समय जंगल में अंदर से गोलियों की आवाज आती है। मार्को एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। बाहर झांकता है तो वह मिको की माँ को घायल, अपना हाथ पकड़े हुए उसके पिता के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ देखता है। उसके पिता अपनी बंदूक उठाते हैं और गोली चलाते हैं। गोली की आवाज हवा में गूंजती है। डरकर मार्को भाग जाता है। वह अपने घर तक नहीं रुकता, जहां वह अपने बिस्तर के नीचे रेंग कर छिप जाता है और बेकाबू होकर कांपता है। जब उसके पिता आखिरकार लौटते हैं तो वे बहुत बुरी हालत में होते हैं, लड़खड़ाते हुए, खुद से कुछ बुदबुदाते हुए, कांपते हाथों से शराब की बोतल पकड़े हुए। अपने पिता का गुस्सा भरा बर्ताव देखकर मार्को का उस माँ को ढूंढने का इरादा और मजबूत हो जाता है, जिसे वह कभी नहीं जान पाया। अगली सुबह मार्को अपना फैसला करता है। वह एक छोटा बैग पैक करता है, अपनी पानी की बोतल उठाता है और बिना कुछ कहे निकल जाता है। वह मो को ढूंढता है और उससे स्टोन वैली के सफर पर साथ चलने की गुजारिश करता है। पहले तो मिको मान जाता है, लेकिन जैसे ही वे जंगल में और अंदर जाते हैं, मिको अचानक रुक जाता है। वह आगे जाने से मना कर देता है। मार्को परेशान होकर उसकी ओर मुड़ता है और उसे सच बताता है। आखिरकार दोनों लड़के जंगल के किनारे पहुंचते हैं। जैसे ही वे खुले में कदम रखने वाले होते हैं, दूर से एक परछाई जैसी शक्ल दिखाई देती है। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़ते हैं, अपनी सांस रोक लेते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। सावधानी से वे एक पतले रास्ते पर चलते हैं और छिपने के लिए एक खाली कार ढूंढते हैं। जैसे ही उनके चारों ओर भारी कदमों की आवाज तेज होती जाती है, दोनों लड़के बेचैनी से कार की खिड़कियों से बाहर झांकते हैं। अचानक जॉम्बी के कार की खिड़कियों पर टकराने की डरावनी आवाज सुनकर मुंह घबरा जाता है। मार्को अपने हाथों से उसके कान ढककर उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन तभी अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है।
बाहर ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाते हैं। कार का दरवाजा खुलता है। मार्को मुड़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है तो देखता है कि उसके पिता वहीं खड़े हैं। उसकी नजरें मार्को को तेजी से देखती हैं, काटने या चोट के निशान ढूंढती हैं। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह एक गहरी कांपती हुई सांस छोड़ता है। मिको को पहचाने बिना वह मार्को का हाथ पकड़ लेता है। हम घर जा रहे हैं, वह तेजी से कहता है, लेकिन मार्को मना कर देता है। नहीं, वह चिल्लाता है और अपना हाथ छुड़ा लेता है। सारा दर्द, डर और गुस्सा बाहर निकलते ही इमोशन उमड़ पड़ते हैं। तुमने मिको की माँ को मार डाला, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने शायद मेरी माँ को भी मार डाला। उसके पिता अकड़ जाते हैं। समय नहीं है, वह जानता है कि गोलियों की आवाज से और लोग मरेंगे। हमें जाना होगा, वह गुर्राता है, लेकिन मार्को टस से मस नहीं होता, ये समझते हुए कि उसे मनाना मुमकिन नहीं है। उसके पिता जल्दी से मार्को को गिरी हुई टहनियों के नीचे एक छिपी हुई जगह पर धकेल देते हैं। फिर वह वापस मुड़ता है, मिको की ओर दौड़ता है। बहुत तेजी से वह भीड़ को हटा देता है। एक गोली, एक मार, उसका निशाना पक्का है। कुछ ही पलों में वह मो के पास पहुंचता है और उसे मटे पुराने कपड़े और पानी की आधी भरी बोतल। बालकनी में कदम रखते ही मार्को की सांस अटक जाती है। उसके सामने एक बर्बाद दुनिया फैली हुई है। अचानक नीचे शोर होता है। जॉन और उसके आदमियों ने उनका पता लगा लिया है। जॉन अपना हथियार उठाता है, बर्फ जैसा ठंडा और बेरहम, बिना किसी हिचकिचाहट के मिको को मारने के लिए तैयार। लेकिन तभी ऊपर एक ड्रोन की आवाज आती है। जॉन एकदम से रुक जाता है। तुरंत गोलियों से छलनी हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े ढेरों में गिर जाते हैं। परछाई में छिपा मार्को चुपचाप देखता रहता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। कुछ देर बाद 2 भारी हथियारों से लैस सैनिक अंधेरे से निकलते हैं। मिको मार्को को देखकर जल्दी से अपना सिर हिलाता है, उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन घबराहट में मार्को गलती से आवाज निकाल देता है। सैनिक का ध्यान उस पर जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के मिको एक गिरा हुआ हथियार पकड़ लेता है। सैनिक बिजली की तेजी से रिएक्ट करते हैं, इससे पहले कि मार्को समझ पाता कि क्या हो रहा है। मिको गोलियों की बौछार में गिर जाता है। मार्को का सीना टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि मिको उसे बचाने की कोशिश में मर गया। सैनिकों के गायब होने के बाद मार्को, जो टूटा नहीं था, अपनी पूरी ताकत जुटाता है और अकेले आगे बढ़ता है। वह अपनी माँ को पाने की उम्मीद से चिपका रहता है, जो पागल हो चुकी दुनिया में आखिरी उम्मीद की किरण है। लेकिन स्टोन वैली, उसके पिता की परियों की कहानी, बस एक कहानी है। बेचैनी भरी चीख, पक्का इरादा करके भी खोया हुआ वह एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। नीचे एक फैला हुआ शहर, एक बहुत बड़ा पत्थर का जंगल, खामोश और डरावना फैला हुआ है। मुड़ने के लिए कोई जगह न होने पर मार्को शहर के साए में कदम रखता है। ये एक ऐसी जगह है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। फिर भी उसके अंदर कुछ हलचल होती है, एक हल्का सा एहसास कि यह मशहूर स्टोन वैली हो सकती है। लेकिन शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ज़ॉम्बी इसकी खाली सड़कों पर घूमते हैं। आखिरकार उसे एक खाली हॉस्पिटल मिलता है। एक हल्की रोशनी वाले मरीज के कमरे में उसे हैरानी होती है जब वह देखता है कि सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी है, जो उसकी बिखरी हुई परियों की कहानी का किरदार है। यह सोचकर कि वह औरत उसकी माँ है, मार्को सावधानी से आगे बढ़ता है और उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन एक पल में वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी हथेली के पिछले हिस्से में तेज दर्द होता है। वह कोमल चेहरा, जिसकी उसे उम्मीद थी, गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ज़ॉम्बी का डरावना चेहरा आ जाता है। मार्को की नसों में घबराहट दौड़ जाती है। वह दरवाजे की तरफ भागता है, उसे जोर से बंद कर देता है और उसके पीछे एक मेटल रॉड घुसा देता है। बाहर ज़ॉम्बी की लगातार धड़कनें सुनाई देती हैं। हॉस्पिटल के हॉल में यह आवाज गूंजती है। निराशा से भरकर मार्को गिर जाता है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। कड़वी सच्चाई उस पर टूट पड़ती है, जो एक छोटे लड़के के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हॉस्पिटल से लड़खड़ाते हुए, सुन्न और खोखला, मार्को की खाली आंखें एक दीवार पर पड़ती हैं जिस पर गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे हैं। बिना कुछ कहे वह चुपचाप अपनी माँ की एक फोटो कलेक्शन में जोड़ देता है और एक अनकही उम्मीद कि वह अभी भी मिल सकती है। एक हल्की सी आवाज से खींचा हुआ मार्को पास की एक खाली बिल्डिंग में घुस जाता है। सावधानी से पास जाकर उसे सोर्स का पता चलता है। एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन अंधेरे में टिमटिमा रहा था और डरावना लग रहा था, लेकिन आवाज ज़ॉम्बी के भूखे झुंड को अपनी ओर खींचती है। नाजुक लोहे का दरवाजा हमले से कराता है, टूटने का खतरा है। थका हुआ, हारा हुआ मार्को खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। वह अपने हेडफोन लगाता है, अपनी आंखें बंद करता है और जो होना ही है उसका इंतजार करता है। फिर ऊपर से गोलियों की बौछार होने लगती है। जब मार्को अपनी आंखें खोलता है तो उसे आखिरकार वह परी दिखती है जिसका वह इतने समय से पीछा कर रहा था। उसकी चमक बहुत तेज थी। एक महिला सैनिक आगे बढ़ती है, अपना मास्क हटाती है। मार्को के हाथ पर ताजा घाव देखकर वह तुरंत अपना हथियार निकाल लेती है, लेकिन मार्को को कोई डर नहीं लगता। शांति से वह उसे गले लगाता है, धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछता है। फिर सैनिक को मार्को की हथेली पर बना निशान, एक एम का निशान दिखाई देता है। यह दुनिया खत्म होने के बाद के नए जन्मे बच्चों का निशान है, जो वायरस से इम्यून है, इंसानियत के दोबारा जन्म की आखिरी उम्मीद। उसका हाथ पकड़कर मार्को खंडहर से दूर चला जाता है, एक नाजुक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है। ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।